हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग सीटेट जनवरी 2024 को ध्यान में रखते हुए क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास सेकंड करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम सब जानते हैं कि हिंदी में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, 15 मार्क्स आपका पेडागोजी होता है। तो हम लोग सभी पेडागोजी सेक्शन को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। वैसे कॉम्प्रिहेंशन की कोई नीड होती नहीं है। अगर आपको लगे कभी कि कॉम्प्रिहेंशन भी किया जाना चाहिए तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे और मैं आपके साथ कॉम्प्रिहेंशन डिस्कशन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। वैसे चलिए हम लोग अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर आपका ये स्नेह और प्रेम मुझे मिलता रहेगा तो मुझे काम करने की दुगनी क्षमता आ जाएगी और आपका एक थोड़ा सा एफर्ट मेरे उत्साह को बढ़ाने में काम आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कष्ट अपने को दीजिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके सभी आसपास के जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले जो हैं, सभी को इन क्वेश्चंस का सबको बेनिफिट मिल सके और आपके अपने चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक है। और मुझे कह सकते हो कि ये एक टॉनिक का काम करेगा, मुझे एक क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। इससे मुझे काम करने में और भी मज़ा आने लगेगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है, ठीक है। सो आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। कुछ बेटर ऑप्शन लग रहा है। समावेशित युक्तियों के माध्यम से का मतलब ये हो जाता है कि कक्षा में जो समावेशी एटमॉस्फेयर होता है, मतलब साथ मिलके रणनीतियों के माध्यम से अगर हम कौशल को सीखेंगे तो भाषाई कौशल का सबसे उत्तम तरीका हो सकता है। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों से, तो ये तो ठीक नहीं है। सी ऑप्शन पे हम लोग आ जाएंगे, चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों के माध्यम से। तो यांत्रिक भाषा ड्रिल आप जानते हो क्या चीज़ होती है? यांत्रिक भाषा ड्रिल का मतलब होता है मैकेनिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर या तकनीकी भाषा होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई बड़ा योगदान है नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका उत्तर नहीं बनेगा। एक समय पर ही एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, तो ये भी ठीक नहीं है। सो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो बनता है वो है समावेशित युक्तियों के माध्यम से भाषा सीखना, ठीक। तो इसके लिए आपका सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन जो बनेगा वो है फर्स्ट। अगले प्रश्न पे जाएंगे हम लोग, पढ़िएगा। सेकंड ऑप्शन आपका है निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। सो निपुणता परीक्षण क्या होता है? इसका मतलब होता है स्किल टेस्ट। ये जो स्किल टेस्ट है वो किसका असेसमेंट करते हैं? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा का, देखते हैं। सेकंड ऑप्शन को दैनिक वार्तालाप की भाषा, बहुत ठीक ऑप्शन नहीं लग रहा है। सी ऑप्शन पे आते हैं बहुसंवेदी अधिगम अनुभव का, देखते हैं अगले ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर डी है आपका भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। जी, असेसमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, कुछ लोग नैदानिक परीक्षण नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है कि विद्यार्थियों के अधिगम में जो उन्हें कठिनाइयाँ महसूस होती हैं उसको टेस्ट करना। अंग्रेजी में इसको हम लोग बुलाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, या यूँ समझ लीजिए कि जब कोई डॉक्टर आपकी बीमारी की जांच करने के लिए आपको पैथोलॉजी सेंटर भेजता है तो वो आपका नैदानिक परीक्षण करना चाहता है और डिसीज़ के
मुख्य कारणों को जानना चाहता है कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और इस बीमारी का इलाज करने के लिए उन्हें किन दवाइयों का सहारा लेना होगा। चलते हैं आगे पढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, लिखा हुआ है कि शिक्षार्थी के भाषा संबंधी मजबूत और कमज़ोर बिंदु को जानेंगे। बात तो ठीक लग रही है कि जो सीखने में उसके जो गैप्स आते हैं उनको जानेंगे कि कहाँ पर विद्यार्थी को कठिनाई महसूस हो रही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। हम विद्यार्थियों को बांटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी उपलब्धियों के आधार पर तो कतई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, मतलब विद्यार्थी अपनी गलतियों को स्वयं जानेंगे, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, जी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन है और इसी को हम लोग उत्तर बनाएंगे। शिक्षार्थी के भाषा संबंधी मजबूत और कमजोर बिंदुओं को, ठीक है। सो नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? शिक्षार्थी के भाषा संबंधी मजबूत और कमजोर बिंदुओं को ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, मतलब बाधा बन रहा है, इसके साथ किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहा जाना चाहिए, मतलब विद्यार्थी इस समस्या का समाधान स्वयं खोजें। नहीं, ये बिल्कुल अनुचित जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी पर आ रहे हैं, समाधान के लिए अभिभावकों के लिए निर्भरता। अब देखिएगा, विद्यालय की समस्या है और अभिभावक पर हमारी निर्भरता क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक नहीं है। विद्यालय प्रशासन को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए, तो प्रशासनिक स्तर की समस्या ये है नहीं, ये तो आपकी कक्षा की समस्या है, इसलिए आप ही कक्षा के नेता हैं, नेतृत्व तो आपके हाथ में है। तो इसका मतलब है ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही अनुचित हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक लग रहा है और इसी को हम लोग सही उत्तर बनाएंगे कि उद्यमी विद्यार्थी पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। उसके व्यक्तिगत व्यवहार को ध्यान में रखेंगे कि वो ऐसी गतिविधियों में क्यों शामिल है, ठीक है। फिर हम उसका उपचार करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्यों की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाता है आपका पठन कौशल। ये रीडिंग स्किल का एक हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। भाषा सीखना किससे संबंधित है? जी, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से। तो भाषा आप अर्जित करते हो, सो उत्तर बन जाता है आपका सेकंड। उत्तर है आपका यहाँ पे सेकंड। सॉरी, क्या हो रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? मतलब आप ये जानोगे कि बच्चों में लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज कैपेबिलिटी कितनी आई है। इसको आपको अगर असेस करना हो, जानना हो, तो आप निम्नलिखित विधियों में से कौन सा मेथड आप प्रयोग में लाएंगे? तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, संज्ञा की परिभाषा लिखो। बड़ा संकीर्ण सा हो गया। सेकंड ऑप्शन आएंगे, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दो। ये तो और भी संकीर्ण हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं, बच्चे अपने शब्दों का प्रयोग कर संज्ञा की परिभाषा लिखें। बढ़िया जवाब होगा। इससे क्या होगा कि बच्चों की भाषा कौशल, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति को जानने का संपूर्ण मौका हमको इसमें मिल जाएगा, इसलिए उनकी हम भाषिक क्षमता का आकलन भली भांति कर सकेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब जो हो जाता है वो है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति समझते हो ना, जो ओरल एक्सप्रेशन होता है, मतलब बातचीत जो हमारी होती है, तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ढूंढना है मुझे
जो सबसे कम प्रभावी तरीका हो। तो देखिएगा, संवाद अदायगी, संवाद को कहा जाता है डायलॉग्स, मतलब क्लास में डायलॉग्स करने के अवसर गुरु से मिले तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास यहाँ से हो जाएगा। बी ऑप्शन, बातचीत करना, ये भी उसका विकास करेगा। डी ऑप्शन, अपने अनुभवों का वर्णन करना, मतलब अपने जो उसको अनुभव हो रहा है दुनिया से, संसार से, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसके बारे में बताना और कहना लिखना, तो ये भी आपका अभिव्यक्ति का साधन हो जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर सी है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तो ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो भाषा अर्जन होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्मजात गुण पाया जाता है। और भाषा अधिगम जो होता है, तो भाषा अधिगम जो होता है वो औपचारिक मेथड है, जो कक्षा में पुस्तकों के माध्यम से और फॉर्मल तरीके से हम संस्था में बैठ करके भाषा को सीखने का काम करते हैं, वो भाषा अधिगम है। और भाषा अर्जन का मतलब है ये अनौपचारिक व्यवस्था है, इसको हम आसपास, परिवार, समाज से सीखते हैं, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें बताना है कौन सा वाला सही नहीं है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हम समाज से किसी तरह की व्यवस्था को, विधियों को, आदर्श को, मूल्यों को सीखते हैं तो हमारी जो संकल्पना बनती है वो हमारी मदर टंग में ही बनती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। जी बिल्कुल, बिना प्रयास के कहाँ सीख सकोगे। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये देखो, ये बात तो गलत लिखी है क्योंकि ये एक औपचारिक व्यवस्था है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें अनुवाद का सहारा तो लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अंग्रेजी को सीखते हैं कक्षा में, तो हमें हिंदी भाषा की मदद लेनी पड़ती है और ट्रांसलेशन की सारी विधियों को हम सीखते हैं। जब हमें अनुवाद आ जाता है तभी हमें अंग्रेजी की समझ धीरे धीरे करके विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। सो उन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो जो सही नहीं था हमें वो बताना था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब बनता है, निस्संदेह आप इसको उत्तर मानिएगा। और ऑप्शन नंबर डी को हम पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नता, मतलब कल्चर में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जी बिल्कुल। सो ए, बी एंड डी ये सारे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के ही कारक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब बनता है। अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। कक्षा में बहुभाषिकता, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिना इसके एग्जाम नहीं होगा। बहुभाषिकता हमेशा कक्षा में एक संसाधन के रूप में होती है और इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा में बहुभाषिकता किस तरह से मतलब सहायक होगी। सो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग पढ़ेंगे कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा अधिगम में बाधा है, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कक्षा में बहुभाषिकता का कोई अर्थ नहीं है। जी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का अर्थ है कि कक्षा में आने से पहले विद्यार्थी की भी अपनी एक भाषा होती है जो अनौपचारिक रूप से उसने सीख रखी होती है, और दूसरी उसे कक्षा में विद्यालयी भाषा के परिवेश में उसको आना होता है। तो कभी भी बच्चे की भाषा को गलत साबित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और उसके माध्यम से उसको आधार मान करके विद्यालयी भाषा और उस परिवेश में ढालने का प्रयास करवाना चाहिए। अगले प्रश्न पे जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के लिए आकलन मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से बुलाते हैं। आते हैं सीडीपी में, आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा मूल्यांकन में और आकलन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है। सत्र के अंत में विद्यार्थी की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करने में। सेकंड ऑप्शन लिखा है
वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना। जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। ठीक है, तो इसका अधिगम के लिए जो आकलन है उसके लिए सबसे मजबूत उत्तर यही है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकेंगे? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन आप मानेंगे और उसका हम उपयोग कर लेंगे। देखिए क्या हुआ जा रहा है, आपको समझ तो आ ही गया होगा कि उत्तर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही बनना है ना, ये वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? अनुदेशन का मीन होता है इंस्ट्रक्शन मीडियम, तो सब जानते हो इस बात को कि वो मदर टंग की सिफारिश कर रहे थे। सो आपका उत्तर बन जाता है यहाँ पे ए। बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं हम लोग। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना एवं शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? तो भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रजाति विशेष है, भाषा एक कौशल है, भाषा यादृच्छिक में रैंडम व्यवस्था है। जी नहीं, भाषा एक व्यवस्था है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यहाँ क्या है? तो जान लीजिएगा, भाषा अधिगम है। ऑप्शन नंबर बी आरंभिक साक्षरता का भाग है। भाषा अधिगम के लिए इसके लिए कोई मायने नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जी इसका सही जवाब बन जाता है आपका आरंभिक साक्षरता का भाग है। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पर मुझे वाइंड अप करना है। आपके 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थियों।